Today we will discuss about the basic mechanical engineering. Now this subject is one of the most important for all kind of the or all branch of the engineering. As we are from any branch of engineering, but fundamental of mechanical engineering is one of the most important subject to understand some basic concept. तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो आप काफी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कंपोनेंट, एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होता है फॉर एग्जांपल से, और इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है या प्राइम मूवर्स होते हैं। तो वो सब ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है मैकेनिकल एलिमेंट्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसका फंडामेंटल लॉजिक क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड for working of such components that normally we have to study in this particular subject। ठीक है, तो उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होते हुए आइडियली, जैसे आपने बॉयलर का नाम सुना होगा, तो बॉयलर इज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। एयर कंडीशन आपने यूज किया होगा, तो उसमें पावर कंज्यूम होता है, तो दे आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज मैकेनिकल एलिमेंट। तो उसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन इन लेटर एग्जाम, लेटर लेक्चर्स देखेंगे। बट अभी देखो आपको मैं फंडामेंटल बता दूँ उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी स्टडीड इन स्कूल लेवल। यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग मटेरियल से, डिजाइन प्रिंसिपल्स, कुछ मशीन एलिमेंट्स से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, उसके बारे में भी टाइम परमिट्स वी विल सी इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर आज के लेक्चर में मैं आपको ये यूनिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दी और स्टार्टिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके कंपोनेंट्स, उसका वर्किंग कैसा होता है, कैसे वो काम करता है, तो उसको समझने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए जो ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। So this is about the basics of the thermodynamics on which mechanical elements work। तो यहाँ पे एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो आई विल डिस्कस अबाउट सम फंडामेंटल यूनिट्स। सो दिस इज नॉर्मली वी कैन कंसिडर इट एज सिंपली अ रिवीजन ऑफ द school level in which various kind of the important units we have already studied. Now we have to see mass, force, weight. So they are normally considered as very fundamental units. So mass is, and these units are why we have to discuss these units, because to understand the principle of thermodynamics or principle of mechanical engineering, we have to see or such kind of units are useful in the later upcoming sessions. So just we have to quickly go through that in today's lecture. So mass, just have to see about the mass. Mass defined as the amount of the matter. So it is normally considered as or measured in terms of gram or kilogram. Then force is defined as the agent who produce or tends to produce or destroy or tends to destroy the motion. So whenever you are applying the force and the position of the component is changing, then we are considering it as force is applied on that particular component। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को या कंपोनेंट के ऊपर आपको एक फोर्स लगाना है और उससे उसके मोमेंटम उसके पोजीशन में चेंज होता है, देन वी आर कंसिडरिंग इट एज सम फोर्सेस आर एप्लीकेबल और अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उसमें देखो आप क्या करते हैं, नॉर्मली मास इज द कॉमन थिंग, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से। सो फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास इज इन केजी पर केजी एंड एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So meter per second is velocity and meter per second square is acceleration. So force is in terms of kg into meter per second square. So 1 kg into meter per second square, we are converting it into 1 Newton to simplify it as Newton. So that is about the 1 Newton. Now weight is nothing but the force exerted due to gravity. So that is our own weight.
So what happens here in which weight mass is remains constant and weight is due to gravity, so gravitational acceleration we are using here. Instead of normal acceleration, we are using the gravitational acceleration, and that is the 9.81 meter per second square. So mass is any. Mass remains constant at any place of the universe. For example, say our mass is same in moon and on earth, but due to gravitational acceleration or due to gravity of the planet, our weight becomes different. Okay, so that is the main fundamentals about considering the weight. So weight is nothing but a kind of the force due to gravity. So this is about the mass, force and weight. Now one more unit you have to keep in mind is pressure. Here you have to keep in mind that pressure, temperature and volume. These three are the basic thermodynamic parameters. In mechanical element, in upcoming sessions, you have to keep in mind these three particular parameters: pressure, temperature and volume. And relation between pressure, temperature and volume is one of the most important things. Otherwise, it is very difficult for you to understand about the principle of the thermodynamics on which mechanical element works. And this subject specifically deals with the working of mechanical element. Okay, so understanding of such unit are very important for all of us. So pressure is defined as the force. As you already understand about the force, so pressure is nothing but the force per unit area. Okay. So force is increasing by reducing the pressure. So pressure P is equal to F divided by A. तो आप नॉर्मली क्या करते हो, जैसे आप वाटर ट्यूब होती है उसमें आप अपने उंगली से उसको कम करते हो उसके एरिया को, तो आपका जो वाटर का जेट होता है वो बाहर लंबे मीन्स दूर तक जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रेशर। तो यहाँ पे एरिया जो है एरिया डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मीन्स आप एरिया को रिड्यूस कर रहे हो। फोर्स आपका कांस्टेंट है, जो पानी का फोर्स से पाइप से आ रहा है वो कांस्टेंट है, बट आप एरिया को रिड्यूस कर रहे हो बाय फिंगरिंग और बाय अप्लाइंग द थंब ऑन द ओपनिंग ऑफ द पाइप। तो उससे क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा इसका मीनिंग क्या है, आपका जो भी वाटर जेट है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। और आप प्रेशर एरिया को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आपका जो वाटर जेट है वो कम पोजीशन पे मीन्स कम डिस्टेंस पे पड़ेगा, कीपिंग द फोर्स वाटर फोर्स सेम। So that is about the concept of the pressure. And one pressure, now unit of the pressure is equal to force per unit area, Newton per meter square, and 1 Newton per meter square is considered as Pascal. Same like Newton। यहाँ पे देखो आप, same like Newton, यहाँ पे हमने देखा है न्यूटन तो मैंने बताया यहाँ पे न्यूटन। So this is Newton and this is Pascal. Both are the name of the scientists, as you know already. You have studied in the school level. So 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal, and 1 bar is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. That you have to keep in mind, because conversion of the pressure is important in this regards. Now we have to live in atmospheric pressure. So that is 1.01325 bar, exactly 1.013 bar, approximately 1 bar. We can consider it as approximately 1 bar. So 10 raised to 5 Newton per meter square, or we are living in 10 raised to 5 Pascal, because 1 Newton per meter square is equal to Pascal here. So this is about the Pascal. Now look into this matter. Before understanding the another important parameter is volume. So volume is normally a space occupied by the substance. Any substance can occupy some space, and that is normally considered as volume, and it is measured in meter cube. And specifically, we have to measure liquid in liter instead of meter cube, where 1 liter is equal to 10 raised to 3 meter cube. Please keep in mind these things. 1 liter is equal to 10 raised to 3 minus 3 meter cube. So what happens here, you have to keep in mind, what thing you have to keep in mind is, if volume of the pressure is, just have to see, if the volume of the pressure is increasing,
then substance is said to have been expanded. Suppose you have to increase the volume of the substance, then we are considering it as expanded. For example, say आप जैसे आप उसमें कुछ चीज पर्टिकुलर चीज ये होती है जिसमें आप जैसे टायर है आपका व्हीकल का टायर ट्यूब, तो उसमें आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, मीन्स यू आर इंक्रीजिंग दी एयर, एयर को आप डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही आपकी ट्यूब जो होगी, आपकी साइकिल की ट्यूब और टू व्हीलर की ट्यूब या फोर व्हीलर की जो भी टायर की ट्यूब होती है वो एक्सपांड होती है, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। एंड ऐसे ही आपकी वॉल्यूम सब्सटेंस डिक्रीज होगा, यानी कंसिडरिंग इट एज आपका सब्सटेंस डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कॉम्प्रेस हो रहा है। सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, it means it is compressed. So expansion and compression is one of the most important process in mechanical engineering, and it is based on the volume, increase of the volume and decrease of the volume. So it is called as expansion. Increase of the volume is called as expansion, and decrease of the volume is called as compression. That point you have to keep in mind. It is very easy for you then to understand about the fundamentals. Now, work. Work is also one of the most important parameter based on the force. So उसमें क्या होता है, देखो आप जैसे ही कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे या ऑब्जेक्ट पड़ा है आपके पास और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके टेबल पे रखा हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल से डस्टर, उसको आप फोर्स करते हो, उसको आप उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, डस्टर मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन ऑन द टेबल टू अनदर पोजीशन ऑन द टेबल। यदि वो मूव नहीं कर रहा है, यदि वो डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसका उसके ऊपर वर्क नहीं हुआ है। तो वर्क के लिए मैथमेटिकली क्या चाहिए, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, सिस्टम मीन्स एनी एलिमेंट, एंड सिस्टम इज मूव्ड, इफ सिस्टम इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, then we are considering it as work is done by or on the system. Now by or on, work done by the system or work done on the system, depending upon parameters I will explain you in the subsequent lectures. तो उसमें क्या होता है, देखो वर्क एक ट्रांजिस्ट क्वांटिटी होती है, ट्रांसफर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। वो फिक्स क्वांटिटी नहीं होती। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाते हो फोर्स को और आपका सब्सटेंस जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मूव करता जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये उसके ऊपर वर्क हुआ है। और वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, और उसको हम वर्क एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम वर्क एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो मैथमेटिकली हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट हो गया आपका न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो सेम लाइक न्यूटन फॉर द फोर्स, सेम लाइक पास्कल फॉर द प्रेशर, वी आर यूजिंग जूल. Joule is again the name of the scientist. 1 joule is equal to 1 Newton meter. So this is about the force, work. So work is a kind of energy. Now what is energy? Energy is the capacity of doing the work. Normally we are considering it as energy defined as the capacity of doing the work. Energy काफी सारी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो मूविंग होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जहाँ पे आपने पानी को जैसे टैंक में स्टोर कर दिया, तो टैंक में जो पानी की एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, काफी सारी एनर्जीज होती है। सो एनर्जी इज नथिंग बट दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग दी वर्क, ठीक है ना। तो एनर्जी काफी सारी होती है, उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी आप देखो यहाँ पे उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम में। ये आपने वर्क को आपने फोर्स और डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एक सिंपल कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है सिलेंडर। ऐसी इंजन जो आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर होता है ना, जिसके अंदर ऐसे एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। ये पिस्टन है आपका, देखो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, वो पिस्टन है आपका, और ये एरिया है, ये ब्लैंक एरिया है, और यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड है, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग रोड पिस्टन के साथ हमने अटैच किया हुआ है। देखो अब क्या हो रहा है,
आपके सिलेंडर के अंदर यहाँ पे जैसे हम इग्निट करते हैं, फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, टू व्हीलर में नॉर्मली ऐसा होता है। एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या होता है, बर्न होता है, कंबंसन होता है पेट्रोल एंड एयर मिक्सर का, और यहाँ पे काफी सारा गैसेस जनरेट होता है। एंड ये जो गैसेस होती है, दैट गैसेस विल अप्लाई द फोर्स टू द पिस्टन ऑन दिस साइड। तो इससे क्या होगा, आपका पिस्टन जो होगा मूविंग टू दिस साइड, इस साइड पे मूव होगा आपका, ठीक है ना, इस साइड पे आपका मूव हो रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन देखो, ये पोजीशन पे डॉटेड लाइन दिखाई है यहाँ पे पिस्टन आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे इतना था पहले, अब वो एक्सपांड होके एल जितना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली फोर्स इज अप्लाइड बाय द गैस एयर एंड पेट्रोल मिक्सर, जो कंबंसन से हमारे इंजन में, व्हीकल के इंजन में ऐड होता है। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, जो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो मैंने अभी आपको इनिशियल स्लाइड जो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो उसके ऊपर से हमने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ऐसा लिया हमने, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर है इनटू एरिया, ठीक है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट फोर्स की जगह पे हमने क्या किया, प्रेशर इनटू एरिया ले लो आप, एंड डिस्टेंस कितना कन्वर्ट किया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पिस्टन ने, एल जितना। assume L as the distance traveled by the piston from initial position, this is initial position and this is the final position of the piston, by applying the gas pressure or combustion pressure on the piston, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पे हो गया आपका L। तो दोनों को कंबाइन करके फिर से रीअरेंज करते हैं, तो P इंटू ए इंटू एल, तो A इंटू एल इज वॉट, एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स वॉट, area into distance means, you can think about area into distance. Area into distance is equal to nothing but the volume, area into L, meter cube, meter square into meter is meter cube. So area L is nothing, area into L is nothing but the volume. But volume is what, here volume is change in volume, initial volume when piston is at the original position and final volume when piston is at the end position. So area L is the volume swept by the piston, so that is final volume V2 minus initial volume say V1. So work done is equal to nothing but pressure into change in volume. This is how work done is defined, this is how work done is deducted, evaluated. Okay, we can prove work done is equal to force into distance, and by using that notation with example of this principle, piston and cylinder principle, we have decided, or we have proved that work done is equal to P into V2 by V2 minus V1, sorry, work done is equal to P into V2 minus V1. So here you have to keep in mind about the mass, then force, then weight, then pressure, and then volume, and based on the force, pressure and volume, work. बिकॉज यहाँ पे वर्क डन इज वाई इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये प्रॉपर्टीज, ये पैरामीटर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी हैव टू स्टडी दिस पैरामीटर्स, ठीक है ना। वाई वी हैव टू स्टडी, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल से आईसी इंजन, आपका टू व्हीलर जो है उसका इंजन है वो मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो वर्क कर रहा है ना। आप पेट्रोल को डाल रहे हो, पेट्रोल का कंबंसन हो रहा है, उसका एयर के साथ मिक्सर हो रहा है, और वो फोर्स आप यूज कर रहे हो पिस्टन के ऊपर, एंड दैट पिस्टन वर्क इज टू बी कन्वर्टेड, सो गैस प्रेशर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी हो रही है यूज, फ्यूल एनर्जी। फ्यूल की जो एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी जो है, फ्यूल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी मींस रोटेशन ऑफ द रियर व्हील, इससे आपका टू व्हीलर या साइकिल या जो भी है आपका फोर व्हीलर वो आपका चल रहा है। So by use of the fuel energy, that fuel energy is to be converted into mechanical energy. इसका मीनिंग ये हुआ, आप समझो, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, पिस्टन के ऊपर हो रहा है, and that work done is to be converted into rotation of the wheel,
जिससे हमको मोशन मिल रहा है और हम व्हीकल को चला रहे हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी, आप कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी ले लो, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, या आप सोलर एनर्जी ले लो, या विंड एनर्जी ले लो, कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी ले लो, यदि वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट को आप मैकेनिकल एलिमेंट बोल सकते हो। So mechanical element is defined as the element which convert any kind of energy into mechanical energy। जैसे आप एयर कंडीशन ले लो या फ्रिज ले लो, आपका रेफ्रिजरेटर, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करते हो एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कंप्रेसर। बाहर आप देखो तो एसी में भी कंप्रेसर होगा, रेफ्रिजरेटर में आपका कंप्रेसर होगा। तो कंप्रेसर वर्क करता है, तो कंप्रेसर वर्क कर रहा है मीन्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उससे आपकी चिलिंग इफेक्ट जनरेट होती है। सो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर इज कंसिडर एज मैकेनिकल एलिमेंट। वहाँ पे जो कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर इज कंसिडर एज मैकेनिकल एलिमेंट। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको काफी सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स स्टडी करने हैं और मैकेनिकल एलिमेंट्स के वर्किंग को भी समझना है। तो वर्किंग को समझने के लिए आपको ये पैरामीटर चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। जैसे प्रेशर उसका कैसा है, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। कोई प्रेशर होगा, प्रेशर के साथ आपको वॉल्यूम को भी चेंज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, एग्जांपल्स भी आएंगे उसके। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ द पैरामीटर इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। इसके बाद धीरे धीरे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्किंग ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट्स अपकमिंग सेक्शन में आपको समझाऊंगा। तो क्लियर अबाउट दिस, ठीक है ना? So this is why we have to study the different kind of the parameters। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। A fluid in the cylinder is expanded at constant pressure। A fluid in the cylinder is expanded at constant pressure। और प्रेशर आपका कांस्टेंट यहाँ पे ध्यान रखो, from 0.3 meter cube to 1.5 meter cube। So this is V1, this is V2। If the system is working at a pressure of 10⁵ Pascal, that is constant, determine the work done। Now work done unit is what? What is the expression or what is the equation of work done? Work done is equal to W. W is equal to P into delta V or V2 minus V1। So here it is P, here it is V2, and here it is V1। So this is P, this is V2, and this is V1, and you can easily find out work done in the subsequent sections। Just you have to see, first of all you have to list it out and convert Pascal into Newton per meter square, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square, and then put the value in equation to get your final answer in Newton meter, not in Pascal। So Newton meter is equal to in Joule। So that is the way how you can use the equation to find out the calculation। Okay, so this is about the example 1। You have to prepare the all example book, one example book you have to prepare, and at the end of the semester you have to submit that example book। So ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे कंटिन्यूसली आपको एग्जाम्पल जो भी मैं करवाता हूँ वो आपको उसका ये डेटा लिख के उसको कैलकुलेट करना है और एक सेपरेट एग्जाम्पल बुक बनानी है जिसमें कंटिन्यूसली जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे, जैसे 10, 12, 14 जितने भी लेक्चर्स हमारे होंगे, ऐसे कंटिन्यूसली एग्जाम्पल आते जाएंगे, तो आपको एक लिस्ट करके एक एग्जाम्पल बुक बनाना है, ठीक है ना? तो आप एक एग्जाम्पल अपने हिसाब से करना है। इसके बाद देखो आप पावर, वर्क के बाद आता है पावर। तो पावर इज नथिंग बट दी वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम को आप वर्क को आप टाइम के साथ जोड़ दो, जैसे वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज कंसिडर एज मैथमेटिकली कंसिडर एज पावर। सो पावर का यूनिट आपका वर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर, एंड टाइम का सेकंड आप लेते हो तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड मीन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। हियर यू कैन सी, you can easily see that Newton meter is equal to joule, joule per second, and joule per second we are considering it as what? Again the name of the scientist. So Newton for the force,
पास्कल फॉर द प्रेशर, जूल फॉर द वर्क एनर्जी और वर्क, and watt for the power. So from force we have defined the pressure, from pressure we have defined the work, from the work we have defined the power. So this is about the any kind of पावर. इसके बाद आप देखो इलेक्ट्रिकल पावर भी आप कंसिडर कर सकते हो, मैकेनिकल पावर भी आप कंसिडर कर सकते हो. तो इलेक्ट्रिकल पावर में देखो आप यहाँ पे ऐसा होता है, मैकेनिकल पावर की तो हमने बात कर दी ऑलरेडी, बट इलेक्ट्रिकल पावर में भी आप वोल्टेज एंड करंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वेयर वी इज द वोल्टेज, 240 का वोल्टेज हमारे घर में आता है, और करंट भी आप चेक कर सकते हो कितना आता है अपने हिसाब से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ऑब्जर्व. अब इंजीनियरिंग में, स्कूल में से इंजीनियरिंग लेवल में आने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन लेवल. वहाँ पे आपके घर में कितने वाट आते हैं वो आप चेक करो, कितना करंट आता है वो आप चेक करो, नहीं होता है तो गूगल पे सर्च करो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the actual electrical power consumed by any electrical device. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ले लो आपके घर का, ठीक है ना, उसका वोल्टेज चेक करो, उसका करंट चेक करो, वहां पे स्टिकर लगा होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, और आपके घर का वोल्टेज चेक करो, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल पावर को कितना कंज्यूम करेगा दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल से माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर दैट यू आर यूजिंग इन योर किचन, and try to find out. So that is called engineering. Now change from school to college, move to college and try to observe the engineering around you, and it is very interesting for you to become your engineering career most interesting. यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है एक मैकेनिकल का, कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं. A car is moving at a speed of 60. देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ये रिवीजन काइंड ऑफ थिंग होगी, आपने ये सब किया होगा, बट इसमें देखो मैं आपको इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप फंडामेंटली एक बेसिक पैरामीटर से आप अवेयर हो जाएं, इसके बाद मैकेनिकल एलिमेंट और इसके प्रिंसिपल को काफी इजीली आप समझ पाएंगे. यहाँ पे देखो कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विथ रेजिस्टेंस टू द मोशन. मोशन में रेजिस्टेंस आ रहा है उसका 1 किलोमीटर का, जो सामने से शायद एयर आती होगी तो रेजिस्टेंस तो एवरीवेयर आता ही होगा. आपको इंजन का पावर कैलकुलेट करना है. मैंने आपको जैसे इलेक्ट्रिकल पावर का अप्लायंसेस का अपने हिसाब से बोला, ऐसे आप इंजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे. तो कैसे करना है देखो आप, बहुत ही सिंपल है. पहले स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. किलोमीटर पर आवर से आप 16 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा आपका, एन आवर का आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. ठीक है, तो आपका पहले क्या हो गया यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में आपका कन्वर्ट हो गया. यूनिट कन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और प्राइमरी थिंग इन कैलकुलेटिंग एनी काइंड ऑफ एग्जांपल इन इंजीनियरिंग. ठीक है, एंड रेजिस्टिंग फोर्स आपको दिया है यहाँ पे, एंड वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम. Power is equal to work done per time. Now work done is equal to what, force into distance. ठीक है ना, speed is equal to distance by second. तो फोर्स इंटू, सीधा ही आ जाता है आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय सेकंड इज इक्वल टू पावर. यहाँ पे फोर्स कितना है, 1000 दिया है, ठीक है, स्पीड आपको दी हुई है, डिस्टेंस एंड टाइम भी दिया हुआ है. सो यहाँ पे क्या है, स्पीड मीन्स स्पीड इटसेल्फ मीन्स डिस्टेंस बाय सेकंड. सो फोर्स इंटू डिस्टेंस इन डिवाइडेड बाय सेकंड डायरेक्टली आ जाता है. अब यहाँ पे ध्यान रखो कैलकुलेट करने में, और you can then simply calculate these things to get the power in joule per second watt or convert it into kilowatt. 1 kilowatt is equal to 10⁻³ watt. ठीक है, सो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक रखता हूँ आपके बेसिक प्रिंसिपल्स को. नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू द टेम्परेचर. मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, 3 parameters are one of the most important parameter in understanding the working of any mechanical component. और कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट जो है आपका, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं. प्राइम मूवर मीन्स मेन मूवर, जो अपने हिसाब से मूव करता है. तो मैकेनिकल एलिमेंट में मैंने बोला ना, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जो एलिमेंट किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो वो एलिमेंट को हम मैकेनिकल एलिमेंट बोल सकते हैं, बेसिक मैकेनिकल एलिमेंट. एंड उसको बेसिक मैकेनिकल एलिमेंट का एक सिंपल सा अच्छा नाम है प्राइम मूवर.
ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल बुक जो है आपकी, उसमें दो एग्जाम्पल्स जो है ये आपको कैलकुलेट करने हैं। उसका डेटा में CR जो है आपका उसको सेव कर दूंगा, और इसके बाद आपको एक सिंपल सा ऑनलाइन MCQ टाइप असाइनमेंट पे जाना है। उसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, उसको आप अटेंड कर लो। तो आपको एक असाइनमेंट अटेंड करना है आज के लेक्चर्स का, और ये दो एग्जाम्पल बुक में लिख देना है। हर लेक्चर के एक या दो या तीन एग्जाम्पल आते जाएंगे, आपको पूरे 15 20 25 जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं वो कंटिन्यूअसली आपको एक एग्जाम्पल बुक में लिखना है। इसके बाद इसको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर सबमिट करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द today's lecture. Thank you all.